वेलकम बैक टू MIA लर्निंग जोन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th की साइंस के बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हल करने वाले हैं, जो एग्ज़ाम की दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए बिना देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न है कि निम्नांकित में किसका अपवर्तनांक अधिक होता है? किसका अपवर्तनांक अधिक होता है? तो इसका आंसर होगा हीरा, क्योंकि हीरा का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है और हवा का अपवर्तनांक सबसे कम होता है। हवा का अपवर्तनांक सबसे कम होता है और हीरा का सबसे ज़्यादा होता है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर होगा हीरा। अब दूसरा प्रश्न है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, क्या होती है? तो चूंकि अवतल दर्पण कैसा होता है, तो ये रहा अवतल दर्पण और ये रहा मुक्त फोकस। तो यहाँ पर ध्रुव रहेगा, तो ध्रुव ये सेंटर में ध्रुव हो गया। ध्रुव के दाईं तरफ जो होता है प्लस होता है और बाईं तरफ माइनस होता है, और फोकस, और यहाँ पर फोकस है एफ। तो पी और एफ की दूरी क्या है? फोकस दूरी है। तो फोकस दूरी किधर है? ध्रुव के बाईं तरफ माइनस होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर होगा ऋणात्मक। अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। अब तीसरा प्रश्न है कि किसी लेंस में मुक्त फोकस की संख्या कितनी होती है? चूंकि किसी लेंस में 2 फोकस होता है, एक बाईं ओर और एक लेंस के दाईं ओर 2 फोकस होता है। तो इस तरह से इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, 2। अब चौथा प्रश्न है कि दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है? तो दाढ़ी बनाने के लिए हम अवतल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण कहाँ है? तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर होगा अवतल दर्पण, ऑप्शन नंबर बी। अब पांचवा प्रश्न है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी f एवं उसकी वक्रता त्रिज्या r के बीच क्या संबंध है? तो चूंकि हम जानते हैं फोकस दूरी जो होती है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, तो f बराबर क्या होगा? f बराबर होगा r/2। आधा का मतलब 2 से भाग देंगे। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अब छठा प्रश्न है कि निम्नलिखित में किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं? तो अभिसारी लेंस किसको कहते हैं? उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है। तो इस तरह से इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तल लेंस। अब सातवां प्रश्न है कि दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य न्यूनतम होता है? मतलब वर्ण मतलब रंग, किस रंग का तरंगदैर्घ्य जो है न्यूनतम, सबसे कम होता है? तो न्यूनतम किसका होता है? तो इसके लिए हमें एक फार्मूला याद रखना पड़ेगा। ये बात है याद रखनी है, बैजानी पिनाला। मतलब बै से क्या हुआ? बैगनी, जा से जामुनी, नी से नीला, हा से हरा, पी से पीला, ना से नारंगी, ला से लाल। तो इसमें बैगनी का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है और लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। तो इस तरह से हम बढ़ते जाएंगे, बैंगनी से ज़्यादा जामुनी का तरंगदैर्घ्य ज़्यादा होगा, फिर नीला का बढ़ेगा, फिर हरा का ज़्यादा हो जाएगा, पीला का ज़्यादा होगा, इस तरह से बढ़ते जाएगा। तो सबसे ज़्यादा लाल का हो जाएगा। तो सबसे कम किसका होगा? बैगनी का, और सबसे ज़्यादा लाल का होगा। तो यहाँ न्यूनतम तरंगदैर्घ्य किसका होगा देखते हैं। तो बैगनी होगा इसका आंसर, काम तो बैगनी का होगा इसमें से। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा इसका। अब आठवां प्रश्न है कि तारों का टिमटिमाना प्रकाश के किस घटना को दर्शाता है? क्योंकि तारों का टिमटिमाना प्रकाश के अपवर्तन के कारण दिखाई देता है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। अब नौवां प्रश्न है कि निम्नलिखित में किसमें प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है?
वायु में, कांच में, क्या होगा इसका आंसर? तो सबसे ज्यादा प्रकाश की चाल निर्वात में होती है, सबसे ज्यादा, सबसे अधिक प्रकाश की चाल निर्वात में होती है। कितना होता है? 3 लाख किलोमीटर प्रति घंटा होता है सबसे ज्यादा निर्वात में। अब 10वां प्रश्न है कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? तो इसका आंसर होगा 2। अगर क्वेश्चन में पूछा जाए प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं, तब भी 2 होगा। अगर पूछा जाए क्वेश्चन में प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं, तब भी 2 ही नियम होगा। अब 11वां प्रश्न है कि जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? जल विद्युत संयंत्र, तो ये स्थितिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। अब 12वां प्रश्न है कि जलता हुआ मोमबत्ती बदलता है, क्या बदलता है? विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में, ध्वनि ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में, इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा इसका आंसर? क्योंकि मोमबत्ती क्या है? एक तरह का केमिकल है, एक तरह का रासायनिक पदार्थ है, तो उसमें रासायनिक ऊर्जा होता है। रासायनिक ऊर्जा होता है तो वो जलता है तो रोशनी देता है, प्रकाश देता है, तो प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित होता है। तो रासायनिक ऊर्जा प्रकाश ऊर्जा में बदलता है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा इसका। अब 13वां प्रश्न है कि एक विद्युत सेल से धारा प्रवाहित करने पर इसके सिरों के बीच विभवांतर का मान विद्युत वाहक की तुलना में होता है, क्या होता है? तो इसका आंसर होगा कम, क्योंकि विभवांतर का मान जो होता है विद्युत वाहक की तुलना में कम होता है। अब 14वां प्रश्न है कि प्रतिरोध का मान बढ़ने के लिए प्रतिरोधकों को जोड़ा जाता है, कैसे? तो इसका आंसर होगा श्रेणी क्रम, क्योंकि श्रेणी क्रम में जोड़ने पर प्रतिरोध का मान अधिक होता है और समांतर क्रम में क्या होता है? कम होता है। तो इसका आंसर, सही आंसर क्या होगा? श्रेणी क्रम, ऑप्शन नंबर बी। अब 15वां प्रश्न है कि विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः जिस छड़ का उपयोग होता है वह है, क्या है? तो यहाँ क्या कह रहा है? विद्युत चुंबक बनाने के लिए किस छड़ का इस्तेमाल होता है? तो विद्युत चुंबक बनाने के लिए नरम लोहे का इस्तेमाल होता है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। अब 16वां प्रश्न है कि उच्चतर ताप पर कौन सी प्रक्रिया पूरी की जाती है? नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ए और बी दोनों, नाभिकीय विखंडन भी होता है और नाभिकीय संलयन भी होगा। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। अब 17वां प्रश्न है कि सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत में बदलने वाली युक्ति है, कौन सी युक्ति है? तो क्योंकि सौर कुकर जो है सूरज की ऊर्जा से चलता है, सौर सेल भी सूरज की ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, तो दोनों होगा इसका आंसर। तो इस तरह से इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। अब 18वां प्रश्न है कि पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो पवन की चाल कम से कम 15 किलोमीटर प्रति घंटा होनी चाहिए। तो यहाँ भी नहीं, यहाँ भी नहीं, यहाँ भी नहीं, 15 कहीं नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। अब 19वां प्रश्न है कि सेल का विद्युत वाहक बल है, क्या है? सेल द्वारा इकाई आवेश पर लगाया गया बल, सेल द्वारा इकाई आवेश पर किया गया कार्य, विभवांतर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सेल द्वारा इकाई आवेश पर लगाया गया बल। अब 20वां प्रश्न है कि घरेलू परिपथ में मुख्य रूप से किसकी आपूर्ति होती है? तो घरेलू आपूर्ति, तो घर में, हमारे घर में क्या आता है? कौन सा बिजली आता है? एसी आता है, अल्टरनेट करंट आता है, जिसको जिसको हिंदी में प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। अब 21वां प्रश्न है कि
वर्ण विक्षेपण असंभव है। किसमें असंभव है? कांच में, निर्वात में, जल में, फाइबर में। तो क्या होगा इसका सही आंसर? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, फाइबर में। अब 22वां प्रश्न है कि वायु में रखा एक कांच का प्रिज्म आपतित किरण को मोड़ देता है। किधर मोड़ता है? ऊपर, नीचे, आधार से दूर, आधार की ओर। तो क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, आधार की ओर। अब 23वां प्रश्न है कि जिंक और ऑक्सीजन के बीच अभिक्रिया होने पर जिंक ऑक्साइड बनता है। तो यह किस प्रकार की अभिक्रिया है? अपघटन, विस्थापन, अवक्षेपण, उपचयन। तो किस प्रकार की अभिक्रिया है? क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन का संयोग हो रहा है, इसलिए ये ऑक्सीकरण होगा। ऑक्सीकरण का दूसरा नाम क्या है? उपचयन है। ऑक्सीकरण का दूसरा नाम उपचयन है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अब 24वां प्रश्न है कि खाने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो खाने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो खाने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। अब 25वां प्रश्न है कि कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली धातु कौन है? तांबा, पारा, सोडियम, लोहा। तो इसका आंसर होगा पारा। पारा जो डॉक्टर के पास थर्मामीटर होता है उसमें पारा भरा होता है, जो लिक्विड होता है। तो ये धातु है। पारा क्या एक तरह का धातु है, लेकिन ये द्रव अवस्था में होता है। अब 26वां प्रश्न है कि आवर्त सारणी के शून्य समूह का तत्व कौन है? शून्य समूह। शून्य समूह क्या होगा? शून्य समूह को निष्क्रिय गैस भी कह सकते हैं, अक्रिय गैस भी कह सकते हैं, और उत्कृष्ट गैस भी कह सकते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, हीलियम। हीलियम, नियोन, आर्गन, ये सब क्या होता है? निष्क्रिय गैस होता है। आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडॉन। अब 27वां प्रश्न है कि सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में मेथिल ऑरेंज का विलयन मिलाने पर विलयन का रंग परिवर्तित होकर निम्नलिखित में कैसा हो जाता है? तो इसका आंसर क्या होगा? लाल, ऑप्शन नंबर बी। अब 28वां प्रश्न है कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस निम्नलिखित में कौन है? कौन सा गैस होगा? वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग के लिए, अधिक गर्मी पैदा करने के लिए। NH3, CO2, O2, N2। तो इसका आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब ऑप्शन नंबर बी, CO2। अब 29वां प्रश्न है कि गंधक की परमाणु संख्या क्या है? 2, 4, 8, 16 क्या होगा? तो गंधक का परमाणु संख्या 16 होगा, ऑप्शन नंबर डी। तो क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 16। अब 30वां प्रश्न है कि अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का संचालन करता है, क्योंकि अम्ल जल में आयनित होता है और विलेय होता है, विलेय होता है, इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा इसका सही आंसर? आयनित होता है, क्योंकि अम्ल जो है जल में आयनित होता है, जिसके कारण ये विद्युत का सुचालक होता है। अब क्वेश्चन नंबर 31 है कि अधिकतर धातुओं के ऑक्साइड होते हैं। तो धातु के ऑक्साइड क्या होते हैं? तो हमें एक बात याद रखना है, ओ धातु, तो ओ धातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं और धातु के क्षारीय होते हैं। तो हमें कैसे याद रखना है? ओ से ओ धातु और ओ से अम्लीय। ओ धातु का ऑक्साइड अम्लीय होता है, धातु का क्या होगा? क्षारीय, उल्टा हो जाएगा। वो धातु धातु का उल्टा होता है, धातु का क्षारीय हो जाएगा। तो यहाँ क्या कह रहा है? धातु के ऑक्साइड क्या होते हैं? तो क्षारीय होगा। तो क्षारीय कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए। तो क्वेश्चन नंबर 31 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, क्षारीय। अब क्वेश्चन नंबर 32 है कि सोने में निम्नलिखित में कौन सी धातु मिलाकर मिश्र धातु तैयार की जाती है? कॉपर, जिंक, पोटेशियम, फेरस। तो क्या होगा इसका सही आंसर?
तो इसका सही आंसर होगा कॉपर, ऑप्शन नंबर ए। सोना में कॉपर मिलाया जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 33 है कि सोडियम क्लोराइड और सिल्वर नाइट्रेट की अभिक्रिया होने पर सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट बनता है। तो ये निम्नलिखित में किस प्रकार की अभिक्रिया है? किस प्रकार की अभिक्रिया? विस्थापन, संयोजन, द्विविस्थापन, वियोजन। तो इसका आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 33 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, द्विविस्थापन। क्योंकि यहाँ पर सोडियम क्या है? प्लस है, सोडियम प्लस है और क्लोरीन माइनस है, सिल्वर प्लस है, नाइट्रेट माइनस है। तो प्लस वाला किस पे जाएगा? माइनस वाला। तो Na कहाँ जाएगा? NO3 के बाद ये यौगिक बन गया। क्लोरीन कहाँ जाएगा? क्लोरीन सिल्वर के पास जाएगा, प्लस माइनस, तो AgCl बन गया। तो यहाँ पर विस्थापन हुआ, सोडियम का विस्थापन क्या हो गया? नाइट्रेट के साथ होगा, क्लोरीन का सिल्वर के साथ हुआ, तो ये द्विविस्थापन अभिक्रिया हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 34 है कि सिलिकॉन है, सिलिकॉन क्या है? एक धातु, एक अधातु, एक उपधातु, इनमें से कोई नहीं। क्योंकि सिलिकॉन एक उपधातु है, उपधातु है, तो इसका आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 34 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उपधातु। अब क्वेश्चन नंबर 35 है कि वे तत्व जिनके बाहरी शेल पूर्ण भरे होते हैं कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? संक्रमण तत्व, हेलोजेंस, क्षारीय मृदा एवं धातु, उत्कृष्ट गैसें। तो इसका क्या आंसर होगा? जिनके बाहरी शेल पूर्ण भरे होते हैं, पूरी तरह से भरे होते हैं, वो होगा उत्कृष्ट गैस। क्योंकि इसका बाहरी शेल भरा होता है, जिसके कारण ये रिएक्शन नहीं करता है। इसको अक्रिय गैस भी कहते हैं, अक्रिय गैस, निष्क्रिय गैस, उत्कृष्ट गैस। क्वेश्चन नंबर 35 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उत्कृष्ट गैसें। अब क्वेश्चन नंबर 36 है कि खरिया का रासायनिक सूत्र है। तो खरिया का रासायनिक सूत्र क्या है? क्योंकि खरिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट होता है, CaCO3। तो ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी होगा, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 36 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3। अब क्वेश्चन नंबर 37 है कि निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अम्लीय ऑक्साइड है? तो कौन होगा सबसे अधिक अम्लीय ऑक्साइड? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ये धातु का ऑक्साइड है, ये अम्लीय नहीं होगा, धातु का ऑक्साइड अम्लीय नहीं होगा, धातु का ऑक्साइड अम्लीय नहीं होगा, तो ये होगा ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। तो 37 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? सल्फर ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। क्योंकि सल्फर डाइऑक्साइड क्या है? तो ये अम्लीय वर्षा कराता है, अम्लीय वर्षा, ये अम्लीय गुण को प्रदर्शित करता है, अम्लीय वर्षा कराता है, जिसके कारण ताजमहल की सुंदरता जो है नष्ट हो रही है। तो यही होगा अम्लीय ऑक्साइड, ये अम्लीय ऑक्साइड बनाता है। अब क्वेश्चन नंबर 38 है कि निम्नलिखित में कौन अल्काइन है? तो अल्काइन का फार्मूला क्या होता है? CnH2n। इसमें हाइड्रोजन संख्या जो होती है कार्बन का डबल होता है, कार्बन 1 होगा तो हाइड्रोजन 2 हो जाएगा, कार्बन 2 होगा तो हाइड्रोजन 4 होगा, तो ये ऑप्शन नंबर बी है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 38 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, C2H4। अब क्वेश्चन नंबर 39 है कि CH3O C2H5 का IUPAC नाम क्या है? IUPAC मतलब इंटरनेशनल नाम क्या है? इसका इंटरनेशनल नाम क्या है? तो मेथॉक्सी एथेन होगा इसका सही आंसर, मेथॉक्सी एथेन। और इसमें IUPAC का फुल फॉर्म भी याद कर लेना है, IUPAC का फुल फॉर्म, और क्या हुआ LPG का फुल फॉर्म, और CNG का फुल फॉर्म, ये सब फुल फॉर्म मालूम होना चाहिए। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, इंटरनेशनल यूनियन एंड अप्लाइड केमिस्ट्री होता है इसका। अब क्वेश्चन नंबर 40 है कि निम्न में से कौन यौगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है? तो कौन सा यौगिक होगा? इथेनॉल होगा। इथेनॉल को पेट्रोल के साथ मिलाया जा सकता है, मिलाकर इस्तेमाल भी करते हैं, तो इसका आंसर क्या होगा? इथेनॉल।
एक तरह का ये एल्कोहल है। अब क्वेश्चन नंबर 41 है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करके निम्नांकित में कौन सा उत्पाद बनाता है? ए, बी, सी, डी, 4 ऑप्शन दिया है। क्या होगा इसका आंसर? चूंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करके सोडियम जिंकेट और हाइड्रोजन गैस बनाता है। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 41 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। अब क्वेश्चन नंबर 42 है कि धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? धोने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र सोडियम कार्बोनेट होता है इसका रासायनिक सूत्र। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। अब 43वां प्रश्न है कि अम्लराज में सांद्र नाइट्रिक अम्ल और सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का अनुपात होता है। क्या अनुपात होता है? क्योंकि अम्लराज में नाइट्रिक अम्ल 1 अनुपात में होता है और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल 3 अनुपात में होगा। तो क्या होगा? 1:3। ऑप्शन नंबर ए। तो क्वेश्चन नंबर 43 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए 1:3। अब क्वेश्चन नंबर 44 है कि किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को कहते हैं? क्या कहते हैं? उत्पाद, अभिकारक, ऑक्सीकारक, अपकारक। क्या होगा इसका आंसर? क्योंकि रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेते हैं उसको क्या कहते हैं? अभिकारक कहते हैं। और जो नया पदार्थ बनता है उसको कहते हैं उत्पाद या प्रतिफल। तो क्वेश्चन नंबर 44 का सही आंसर क्या होगा? अभिकारक। ऑप्शन नंबर बी। अब 45 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन अम्लीय ऑक्साइड है? अम्लीय ऑक्साइड कौन है? तो ये धातु का ऑक्साइड है, ये नहीं होगा। ये भी धातु का ऑक्साइड है, नहीं होगा। ये भी नहीं होगा। तो ये हो सकता है ऑप्शन नंबर सी, सल्फर ऑक्साइड, क्योंकि यही अम्लीय वर्षा करवाता है। यही अम्लीय वर्षा करा करा कर ताजमहल की सुंदरता को खराब कर रहा है बेचारा। तो ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। अब 46वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ का जलीय घोल लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है? आम्ल क्षार। क्या होगा इसका आंसर? ए, बी, आर। ए बिहार। बिहार। ए का मतलब क्या होगा? एसिड। बी से क्या होगा? ब्लू। आर से क्या होगा? रेड। तो एसिड मतलब अम्ल। अम्ल जो है ब्लू को रेड करता है और क्षार जो है इसका उल्टा कर देता है, लाल को नीला। तो लाल को नीला कर रहा, लाल लिटमस पत्र को नीला कर रहा है। तो क्या होगा? लाल को नीला करेगा तो क्या होगा? क्षार हो जाएगा। एसिड का उल्टा हो जाएगा। क्या होगा? क्षार। ऑप्शन नंबर बी। तो क्वेश्चन नंबर 46 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, क्षार। अब 47वां प्रश्न है कि स्वस्थ शरीर का सामान्य पीएच मान कितना है? 5, 7, 2, 3, 7 से 7.8, 9 से 9.8। तो क्या होगा इसका आंसर? क्योंकि स्वस्थ शरीर का सामान्य पीएच मान होता है 7 से 7.8 तक। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 47 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। अब क्वेश्चन नंबर 48 है कि निम्नांकित यौगिकों में कौन जल में विलेय है? विलेय मतलब घुलनशील, जो जल में घुल सकता है। कार्बन डाइऑक्साइड, बेंजीन, मीथेन, ग्लूकोज। क्या होगा? तो सिंपल है, इसका आंसर क्या होगा? ग्लूकोज, जो हम गर्मी के मौसम में पानी में मिला मिला कर पीते हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 48 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। अब क्वेश्चन नंबर 49 है कि निम्नांकित में कौन अम्लगम है? अम्लगम कौन होता है? तो अम्लगम क्या होता है? तो अम्लगम जो है पारा और किसी अन्य तत्व का संयोग होता है। किसी अन्य तत्व का, जिसमें पारा होगा वही अम्लगम होगा। पारा कहाँ है? Hg कहाँ है? यहाँ है। ऑप्शन नंबर बी। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 49 का क्या आंसर होगा? ऑप्शन नंबर बी। अब 50 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नांकित में कौन सी धातु जिंक सल्फेट के विलयन से जिंक को विस्थापित कर सकती है? कौन सा धातु होगा?
टाइटेनियम, प्लेटिनम, कॉपर, एल्युमिनियम। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा एल्युमिनियम। क्यों? क्योंकि एल्युमिनियम जो होता है जिंक से अधिक क्रियाशील होता है। तो एल्युमिनियम जिंक सल्फेट से जिंक को विस्थापित कर देता है, जिंक को भगा देता है। एल्युमिनियम ज़्यादा ताकतवर है, बेचारा जिंक को पीट पीट कर भगा देता है। तो क्वेश्चन नंबर 50 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, एल्युमिनियम।